और इस वक्त हम लोग बातचीत करेंगे पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के मसले पर। और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर साहब। गुरमीत साहब, बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर। और सबसे पहले और अहम सवाल आपसे यही लूंगा कि अब जो वर्तमान में प्रोफेसर साहब सियासी हलचल राजधानी चंडीगढ़ को लेकर हो रही है, पंजाब और हरियाणा से दोनों तरफ से सियासतदानों के अलग अलग प्रतिक्रम आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग सब इस बात से अवगत हैं कि पिछले सप्ताह, अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें तो चंडीगढ़ में हरियाणा का विधानसभा भवन अलग बनने को लेकर ज़मीन आवंटन से जो शुरू हुई चर्चा है वो काफ़ी अब गर्मा गई है। और ये मुद्दा पहले तो चल रहा था पिछले 2 सालों से, क्योंकि जो पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने इसके लिए इनिशिएटिव लिया था और कई विकल्पों पर विचार हुआ। और बाद में ये बात आई कि चंडीगढ़ में उन्हें ज़मीन मिलेगी विधानसभा के लिए अलग, रेलवे स्टेशन के नज़दीक जो आईटी पार्क की तरफ रास्ता जाता है 10 एकड़, और उसका भुगतान ना करने की जगह चंडीगढ़ उसकी जगह पर हरियाणा को, चंडीगढ़ को हरियाणा में ज़मीन दे देगा चंडीगढ़ के साथ लगते एरिया पे। ये बात लगभग तय हो गई। और ज़मीन की क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा थी, लगभग 50 एकड़ प्रति एकड़ के हिसाब से 500 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट था, तो फिर इसलिए ये तय हुआ कि ज़मीन दें। तो उस ज़मीन में क्योंकि कुछ फॉरेस्ट क्लियरेंस का मुद्दा बना, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन जिसको हम कहते हैं वो ज़मीन उसमें आती थी। तो आप जानते हैं कि उसमें केंद्र सरकार का जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है वहाँ पर वो क्लियरेंस होती है। हाल ही में ये मामला फिर दोबारा तब गरमाया कि जब वो क्लियरेंस, ये खबरें आई कि वो क्लियरेंस आ गई है और हरियाणा ने इस पे ये दावा किया हरियाणा की तरफ से कि अब हमारा रास्ता खुल गया है वो बनाने के लिए नया भवन। जानते ही आप, दिल्ली में संसद भवन भी नया बना है, शायद उससे हरियाणा ने प्रेरणा ली होगी। और हरियाणा ये लॉजिक देता है कि परिसीमन भी होना है। अभी भी विधानसभा का जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है जिसमें पंजाब और हरियाणा विधानसभा दोनों स्थित हैं, तो वहाँ पर भी जो जगह पंजाब की तुलना में हरियाणा के पास है वो छोटी है। यानी कि अगर आप में मुख्य सदन की भी बात करें, बाकी कमरों वगैरह की बात तो करते ही हैं, तो वहाँ पर भी जो पंजाब के पास जगह है वो ज़्यादा है। पंजाब का जो सदन है वो अधिक भव्य है। और हरियाणा ये तर्क देता रहा कि हमें मुश्किल होती है और आगे आने वाले समय में और मुश्किल होगी, इसलिए हम अपना अलग सदन बनाना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है वो अपने पैसे से बनाएंगे। पहले भी हरियाणा और पंजाब दोनों ने चंडीगढ़ में कई नए भवन बनाए। उदाहरण के लिए हरियाणा का मिनी सचिवालय बना सेक्टर 17 में, बस स्टैंड जो पुराना होता था उसके पास। पंजाब ने भी सेक्टर 9 में बनाया अपना। तो जो मुख्य सचिवालय है उसकी तुलना में जैसे ज़रूरतें बढ़ती हैं, अधिकारियों की संख्या बढ़ती है, इस तरह से विभागों की संख्या बढ़ती है, तो बना। तो जैसे ही ये खबर आई तो पंजाब की तरफ से पंजाब के सभी राजनीतिक दल, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी सुनील जाखड़ शामिल हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है जो ये इस पर बहुत खुशी का इजहार कर रही थी, और आम आदमी पार्टी के जो मंत्री थे वो आप जानते हैं गवर्नर साहब से मिले, जो प्रशासक हैं चंडीगढ़ के, और कांग्रेस के, तो सभी लोगों के बयान इस पे आने शुरू हो गए। और फिर हरियाणा विधानसभा में भी इस पे चर्चा हुई, जिस पे ये कहा गया कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे। तो ये तो है करंट सिनेरियो। और इस करंट सिनेरियो में एक बात और जो हुई वो ये हुई कि जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, जो पंजाब के राज्यपाल भी हैं, उनका भी एक बयान आया कि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। तो उन्होंने एक तरह से इस विवाद को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश की, जबकि ये बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि तभी तो केंद्रीय सरकार से क्लियरेंस आई, नहीं तो उस 12 एकड़ ज़मीन की क्लियरेंस क्यों आएगी। हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि चंडीगढ़ पे हमारा हक है, और उन्होंने तो ये भी कहा कि हमें ज़मीन देनी ही नहीं चाहिए जब चंडीगढ़ हमारा है। प्रोफेसर साहब, जैसे आपने सियासी घटनाक्रम की बात कही, हमें पूरा विस्तार से बताया, लेकिन अब आपसे जानना चाहूंगा भौगोलिक स्थितियां क्या हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर यह मसला काफी सालों से चला आ रहा है। सियासत होती है। एक वक्त था जब पंजाब में अकाली भाजपा की सरकार थी, हरियाणा में भाजपा की सरकार थी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन इस मसले का हल नहीं हुआ। तो अब जमीनी स्तर पर आपको क्या नजर आता है? जो इसका अतीत है वो ये है कि जब 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ, एक कानून बना, लगभग 50 पेज का एक कानून है जो पार्लियामेंट में पास हुआ, जिसके तहत हरियाणा नया राज्य बना। और उस समय हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश था, उसमें भी पंजाब का कुछ हिस्सा, पहाड़ी जो हिस्सा था वो दिया गया। उसके बाद यूनियन टेरिटरी बनी। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो यहाँ पर एक चीफ कमिश्नर नाम की पद था, जो एडमिनिस्ट्रेटर था यूनियन टेरिटरी का, जैसे लक्षद्वीप में है, जैसे दमन द्वीप में है। लेकिन 84 में क्योंकि आतंकवाद
का जब पंजाब में प्रकोप ज़्यादा था, एक समस्या थी, उसके बाद से चीफ कमिश्नर की पोस्ट को ख़त्म करके एडवाइज़र टू एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया गया और पंजाब के राज्यपाल जो हैं उनको चंडीगढ़ का प्रशासक बना दिया गया। एक बार बीच में अभी कोशिश मोदी सरकार में हुई जब अल्फोंस साहब को चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था, लेकिन तब बादल साहब मुख्यमंत्री थे, प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने उसको रुकवा दिया मोदी साहब से बात करके। तो आज की तारीख में अगर चंडीगढ़ के में कोई भी निर्णय होना है कि चंडीगढ़ ज़मीन देगा या नहीं देगा, उसके बदले में लेगा या नहीं लेगा, उसमें हमें एक तो ये ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ के प्रशासक की भूमिका महत्वपूर्ण है। जो पंजाब के राज्यपाल के पास वो चार्ज है, लेकिन वो दोनों पद अलग अलग हैं, तो पंजाब सरकार ने कोई ज़मीन नहीं देनी है। अब एक तर्क जो पंजाब देता है हमेशा वो ये देता है, अच्छा अब जब क्योंकि ये मुद्दा उठा दो राज्यों के बीच का, तो जो बाकी मुद्दे हैं जो पुराने चले आ रहे हैं हरियाणा और पंजाब के बीच, चाहे वो SYL का मुद्दा हो, चाहे वो हिंदी भाषी क्षेत्रों के ट्रांसफ़र का मुद्दा हो, ये भी अब बीच दोबारा से चर्चा में आए हैं। तो उस संदर्भ में हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि चंडीगढ़ जब बना तो पंजाब के लोग जो सबसे ज़्यादा तर्क देते हैं वो ये देते हैं, नेता ये तर्क देते हैं कि जी चंडीगढ़ पंजाब की खरड़ तहसील के गांवों में उजाड़ के बनाया गया। लेकिन वो बहुत कन्वीनियंटली इस बात को गोल कर देते हैं कि खरड़ तहसील उस समय अम्बाला का हिस्सा थी और अम्बाला ज़िला तो हरियाणा में गया था। तो ये जहाँ से आप पकड़ना चाहें, जिस जगह पे खड़े होकर देखना चाहें। दूसरा, उस समय एक संयुक्त पूरा पंजाब था और संयुक्त क्या, अगर आज़ादी से पहले और पीछे चले जाएँ तो और भी बड़ा पंजाब का क्षेत्र था। तो हर राज्य अपने अपने तरीके से उसको देखता है। हरियाणा कहता है कि भाई हमारे पास अलग राजधानी नहीं है, तो हमारा भी इस पे अधिकार है। और सत्य भी यही है कि आज की तारीख तक तो चंडीगढ़ पंजाब को ट्रांसफ़र हुआ नहीं। बीच में एक बार कोशिश हुई थी जब राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, अगर आपको याद हो, अगर मैं ठीक हूँ तो 1985 में, तब ये बात कही गई थी कि चंडीगढ़ ट्रांसफ़र होगा पंजाब को राजधानी के तौर पे और हरियाणा को उसके बदले में जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, अबोहर वाला जो एरिया है जहाँ पर हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हैं, वो मिलेगा। लेकिन वो समझौता सिरे नहीं चढ़ा। आप जानते हैं संत लोंगोवाल की हत्या भी हो गई। उसके बाद से बहुत इशू, जैसे मैंने बताया, SYL का मुद्दा ज़्यादा प्रमुख बना रहा। हाई कोर्ट अलग की बात बीच बीच में हुड्डा साहब ने भी करी थी कि हरियाणा का अलग हाई कोर्ट होना चाहिए। चंडीगढ़ का मुद्दा उतना नहीं बना जितना SYL का था। अब ये विधानसभा बनने से देखिए 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी आज भी है। विधानसभा भवन बनने से पंजाब की राजधानी हट तो रही नहीं है, वो तो एक बिल्डिंग और बननी है, अभी भी ऑलरेडी है। दूसरी बात, आप ये पूछ सकते हैं कि हरियाणा अपनी बिल्डिंग पंचकुला में क्यों नहीं बना रहा। ये एक है बात कि वो ज़मीन हरियाणा चंडीगढ़ को क्यों दे रहा है, 12 एकड़, 2 एकड़ फालतू दे रहा है बल्कि, और है भी बिल्कुल पास। तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा भी इसीलिए पंचकुला में नहीं बना रहा कि वो भी चंडीगढ़ पे अपना दावा कमज़ोर नहीं करना चाहता। तो जितना दावा आज हरियाणा का है, मेरे हिसाब से विधानसभा भवन बनने के बाद भी उतना ही होगा। वैसे भी हरियाणा के लोगों ने ये स्पष्ट किया है कि जो एग्जिस्टिंग विधानसभा का भवन है उसको हम खाली नहीं करने जा रहे हैं। वो जो एरिया है जो हमारे पास जितना है उसको भी हम अपने पास रखेंगे, चाहे उसमें हम कोई म्यूज़ियम बनाएं या हम कुछ कार्यालय बनाएं, क्योंकि हरियाणा ये कहता है कि मंत्रियों के दफ्तर वहाँ पर नहीं है। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो इस समय केवल एक भवन बनाने की बात है, और वो भवन बनाने देना है या नहीं देना है। जैसे मैंने बताया, हरियाणा ने पहले भी भवन बनाए, पंजाब ने भी पहले भवन बनाए। सेक्टर 9 में जो मिनी सेक्रेटरीट पंजाब का है, पुलिस हेडक्वार्टर जो पंजाब का है, ये बिल्डिंगें पहले नहीं हुआ करती थी, नई बिल्डिंग्स बनी, ज़मीन ली गई चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से और अपनी बिल्डिंग बना दी गई। जैसे बहुत सारे और कार्यालय बने, AG ऑफिस के कार्यालय बने, पंजाब AG ऑफिस अलग है, हरियाणा अलग है, वो अलग बात है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में। इस बीच एक और बात जिसकी चर्चा नहीं हो रही है वो ये है कि अमित शाह ने चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल लागू कर दिए हैं लगभग 1-1.5 साल पहले। उस समय भी थोड़ी बहुत पंजाब से, उससे पहले पंजाब के रूल लागू हुआ करते थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो मौजूदा सरकार है वो जिस तरह के स्टेप ले रही है उससे ये लगता है कि यूनियन टेरिटरी परमानेंट एक रहने वाली है चंडीगढ़। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे कि जब शुरू में था कि पंजाब और हरियाणा के अधिकारी आएंगे यहाँ पर, उनके बीच विभागों का बंटवारा होगा। चंडीगढ़ का जो DC है वो हरियाणा से होता है, चंडीगढ़ का जो SSP है वो पंजाब से होता है। ये सब उस समय से चल रहा है। चंडीगढ़ का जो होम सेक्रेटरी है वो हरियाणा से होता है, चंडीगढ़ का जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो पंजाब से होता है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से केंद्र सरकार ने UT काडर के जो अफसर हैं, जिसको हम अगमू काडर बोलते हैं, उसके अधिकारी भी बहुत आने लगे हैं पहले की तुलना में।
बहुत सारे विभागों के सचिव अब नए हैं। होम सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी तो नहीं छेड़ा, वो अभी भी वही चल रहा है। TCSSP भी वही चल रहा है, लेकिन उनके जो विभाग उनके पास पहले रहते थे वो अब उतने नहीं रहते और कई विभाग दूसरे सचिवों को दिए गए। इसी तरह से DSP स्तर पे जो दानिप्स के अफसर हैं या दानिक्स जिसको हम दिल्ली अंडमान निकोबार ये जो यूनियन टेरिटरीज है उनकी सिविल सर्विस कहते हैं, उनके अधिकारी भी पिछले 4-5 सालों में आगे आए, तो ज़्यादा आए। तो बीच बीच में ये किंतु परंतु पंजाब की तरफ से होता है, कई बार हरियाणा की तरफ से भी होता है कि जो रेशियो था जी वो बिगड़ गया है। लेकिन सत्य यही है कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और ये राजनीतिक मुद्दा अधिक है। अगर आप पंजाब के पॉलिटिशियन से इन प्राइवेट बात करें या हरियाणा के पॉलिटिशियन से इन प्राइवेट बात करें, वो भी इस बात को समझते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ एक उनकी दृष्टि में तो एक सफ़ेद हाथी की तरह है। वो जितना खर्चा चंडीगढ़ शहर पे होता है उतना अगर वो दोनों राज्यों में से कोई ले भी ले तो वो उतना खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि चंडीगढ़ में तमाम सुविधाएं उस तरह की है, तमाम अधिकारी यहाँ रहते हैं। और कई लोग तो ये कहते हैं कि चंडीगढ़ है ही इसलिए क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। तो अगर हम सतह पे देखें या सच्चाई देखें, रियलिटी देखें, तो चंडीगढ़ का यूनियन टेरिटरी रहना शायद पंजाब और हरियाणा दोनों को ही सूट भी करता है, पर क्योंकि हर पार्टी को लगता है कि हम पीछे ना रह जाएं, इसलिए वो उस मुद्दे पर बयानबाजी शुरू हो जाती है। और जब बयानबाजी शुरू हो जाती है तो एक वो मुद्दा उभर जाता है, हम लोग, आप लोग, सब लोग उस पर चर्चा करने लगते हैं। और जाहिर सी बात है कि वो चर्चा बनती है, क्योंकि अगर एक हरियाणा में नया विधानसभा बननी है तो ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है। एक अलग, अगर वो आलीशान अपनी विधानसभा बनाना चाहते हैं, नए तरीके से बनाना चाहते हैं, ये अलग बात है कि ये जो बिल्डिंग्स है ये पुरानी, ये भी सब हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, ऐसी बिल्डिंग्स तो अब बन भी नहीं सकती। बट ये भी एक सच्चाई है कि कई नई सुविधाएं आप जानते हैं, कई नए गैजेट्स आते हैं, कई और चीज़ें होती हैं। और दिल्ली में आप जानते हैं संसद भवन ही नया बन गया। तो हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है वो तो वैसे ही हर चीज़ में अनुसरण करती है केंद्र सरकार का, तो हो सकता है कि वहाँ से ये बात हुई हो। और हरियाणा के अपने तर्क भी है कि हमें पूरा हिस्सा 40% का जो बंटवारा था वो भी नहीं। अब देखिए जैसे यूनियन अपना सेक्रेटरीट है, अगर आप पंजाब हरियाणा सेक्रेटरीट जाएंगे तो आप देखेंगे कि चौथे मंजिल पे हरियाणा के मुख्यमंत्री बैठते हैं, 5वें मंजिल पे पंजाब के पास है, कई मंजिल में तो बीच में एक पार्टीशन किया हुआ है और एक हिस्सा पंजाब के अधिकारियों और मंत्रियों के पास है, एक हिस्सा हरियाणा के मंत्रियों के पास है। तो अगर कल को हरियाणा ने, बहुत सारे दफ्तर ऐसे हैं जो पंचकुला में भी बनाए हैं, बहुत सारे घर अब बहुत सारे हरियाणा के मंत्री हैं जो पंचकुला में भी रहते हैं। लेकिन चंडीगढ़ पर, क्योंकि चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो आधुनिक शहर माना जाता है, और हरियाणा भी उस पर दावा छोड़ना नहीं चाहता। और दोनों ही पार्टियाँ, जो मुख्य समस्या है कि आज की समय में जो दो पार्टियां प्रमुख हैं, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी, और अगर हम आपको भी अब राष्ट्रीय दल मानते हैं क्योंकि उनको दर्जा मिल चुका है, इनका जो दोनों पार्टियों का अलग अलग स्टैंड है, जो हरियाणा में अलग बीजेपी कह रही है, पंजाब में अलग कह रही है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, सुनील जाखड़ ने चिट्ठी लिखी, और केंद्र जो नेतृत्व है वो इस पर कोई क्लियर स्टैंड लेता नहीं, तो समाधान कोई निकलता नहीं। क्योंकि यूनियन टेरिटरी होने के नाते चंडीगढ़ के हम संदर्भ में तो जो भी निर्णय होगा वो केंद्र सरकार ही करेगा। हाँ, ये ज़रूर हम अनुमान कर सकते हैं कि क्योंकि अनुमति दे दी गई केंद्रीय मंत्रालय द्वारा, नहीं तो वहीं लटका के बैठ सकते थे। जो लोग कामकाज से परिचित हैं उन्हें पता है कि अगर सरकार ने कोई काम नहीं करना है तो उसके पास ये बहुत आसान तरीका होता है कि वो फाइल को लटका दे। अब अगर फाइल क्लियर करिए तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार हरियाणा की जो ये मांग है इससे सहमत है, और पंजाब को कहीं ना कहीं इसमें रिकनसाइल करना पड़ सकता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, वो कोई ऐसा नहीं है कि हरियाणा को चंडीगढ़ दिया जा रहा है। चंडीगढ़ में ऑलरेडी कई बिल्डिंग्स हरियाणा के पास हैं। चंडीगढ़ में 1966 के बाद कई बिल्डिंग्स हरियाणा ने नई बनाई भी हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, हरियाणा का मिनी सेक्रेटरीट जो बना है, कई सचिव आजकल वहाँ बैठते हैं। वैसे ही ये विधानसभा की बात है। गुरमीत साहब, आप पूरी गहराई से बात कर रहे हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर फिर से खोला जाए, उनको पढ़ा जाए, तो आपके कुछ वर्ष पहले की वे आपको बात याद होगी, तेलंगाना राज्य की। तो वैसी अब स्थितियां जो बन रही हैं उसका आप निष्कर्ष क्या निकालते हैं, और क्या सियासी तौर पर इसका समाधान निकल पाएगा? तो अगर केंद्र सरकार चाहेगा और राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के कहने पे, इशारे पर इसको ठंडे बस्ते में डालना चाहेंगे तो एक वो विकल्प है। और दूसरा विकल्प ये है कि राज्य, अब हरियाणा के एफिलिएशन का भी आप जानते हैं, कॉलेज का मुद्दा चला हुआ है, उस पर भी पंजाब के राज्यपाल जो पहले के थे वो 2 बैठकें कर चुके मुख्यमंत्रियों के साथ, लेकिन वो भी नहीं सुलझा। तो अब अगर इस वाले मामले पर केंद्र सरकार कोई क्लियर कट फैसला SYL पे तो जैसे नहीं लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा संजीदा मामला है,
और उसमें पंजाब की टेरिटरी इन्वॉल्व है। इसमें पंजाब की टेरिटरी इन्वॉल्व नहीं है। जो चीमा साहब ने कहा कि गवर्नर से मिलने के बाद कि हम 1 इंच भूमि नहीं देंगे, वो ये कह सकते थे कि 1 इंच भूमि नहीं मिलनी चाहिए, नहीं देंगे तो पंजाब में तो मांग ही नहीं रहे, चंडीगढ़ में तो चंडीगढ़ के प्रशासक ने निर्णय कर रहे हैं। तो अब जैसे SYL के मामले पे तो फिर भी हम एक अलग तरह का उलझा हुआ मामला है वो। यहाँ पर 10 एकड़ भूमि का जो मामला है, मुझे लगता है इसमें केंद्र सरकार ने अगर मन बना रखा होगा तो मुश्किल है कि ये हरियाणा का जो प्रस्ताव है या हरियाणा की जो ख्वाहिश है उसको अब रोका जाए। हाँ, ये हो सकता है कि अगर उसे लंबित करना है तो दोबारा कोई क्लियरेंस के नाम पे फाइल लटका दी जाए, जैसे सरकार में होता है। आप जानते हैं कि कोई किसी मुद्दे पर अधिक विवाद हो जाए तो उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो आपने बात सुनी प्रोफेसर साहब की, लेकिन सियासत गरमाई हुई है और सियासतदान क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाएंगे। सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री और इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब और अनिल विज साहब इस पर क्या कह रहे हैं, फिर पंजाब की बात भी सुनते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा का एक हिस्सा है, पंजाब का भी हिस्सा है। मैं पंजाब के नेताओं को ये कहना चाहूंगा, देखिए भाई, हम आपके छोटे भाई हैं, ये भाईचारा क्यों खराब कर रहे हैं? आप पहले ये राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति को पूरा करते हुए पहले आपने हमारे SYL को रोक दिया। SYL का पानी हमें मिलना था। अरे लोग देना चाहते हैं, पंजाब के लोग हमारे आदरणीय हैं, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे किसान हैं, वो भी चाहते हैं कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, उनको पानी मिलना चाहिए। इस प्रकार की घटिया राजनीति को ये घसीटने का काम करते हैं। पहले इन्होंने SYL के पानी को रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। अरे भाई, ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी हक है। आप ये मत कहिए, आप लोगों के हित के लिए काम करिए। आप इस प्रकार का द्वेष खड़ा करना, इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करना, ये ना तो आपको शोभा देता है ना किसी और को शोभा देता है। आप लोगों के हित में काम करिए कि लोगों को हमने क्या सुविधाएं देनी है। भाई, मैं भगवंत मान को कहना चाहूंगा कि तू वहां के किसानों की फसल तो खरीद लेता, फसल तो उनकी खरीद नहीं रहा, उनको MSP नहीं दे रहा। तू इस प्रकार का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है कि वहां हम विधानसभा नहीं बनने देंगे। क्यों भाई, हमारा हक नहीं है क्या? यहाँ पे हमारा हक है चंडीगढ़ के ऊपर। आप इस प्रकार की बात, मैं वहां के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वहां के किसान के हित में आप कदम उठाइए। अच्छा लगेगा हमें भी, हम भी आपसे कुछ न कुछ पता लगे भी पंजाब के किसान के लिए उनकी फसल MSP पर खरीदी है, उनको कोई मुआवजा दिया है। ये इस प्रकार की बात करिए। ये इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं कि भाई हमने पानी रोक दिया, हमने उनको विधानसभा नहीं बढ़ने देंगे? ये क्या मतलब है? ये कोई मतलब नहीं है भाई। समझदारी से काम लेना चाहिए। हमारे भाई हैं किसान के, अगर हम छोटे भाई हैं, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं। वहां के लोग प्यार करते हैं हरियाणा के लोगों से, क्योंकि अगर अलग हुए हैं कोई दिक्कत थोड़ी हुई है, अलग हुई है तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी है कि रास्ते बंद कर देंगे या अपनी घटिया राजनीति को उसके अंदर घसीट रहे हैं। अरे भगवंत मान, पंजाब की स्थिति को ठीक कर, वहां की जो स्थिति खराब हो रही है उसकी तरफ ध्यान दे। आप हमारी चिंता मत कर। इधर की निर्णय होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत होता है, तो वहाँ से एक सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है कि हरियाणा को अलग से अपनी विधानसभा बनानी चाहिए, क्योंकि आवश्यकता है। आज जिस भवन में दोनों प्रदेशों की विधानसभाएं चलती हैं वो छोटी है, कम से कम हरियाणा की छोटी है। पंजाब की जो विधानसभा है उसमें तो पर्याप्त संख्या में बैठने की स्थिति आज भी है, क्योंकि ज्वाइंट पंजाब जब होता था तो उस समय सीटें ज़्यादा होती थी, उसको ज्वाइंट पंजाब के लिए बनाया गया था। हरियाणा का जो विधानसभा भवन है वो पहले विधान परिषद के लिए होता था, विधान परिषद की संख्या बहुत कम होती थी, उसी में ही 90 सीटें लगा करके एक काम अभी चलाया जा रहा है। इससे आगे अगर विस्तार होता है डिलिमिटेशन के कारण से, तो हरियाणा विधानसभा नई बननी है। तो नई विधानसभा के लिए ज़मीन की आवश्यकता है और ये पहले से बातचीत करके ही इस विषय को मुँह को आगे बढ़ाया गया है। यूटी में जो ज़मीन हम ले रहे हैं उसके बदले में पंचकुला में उससे ज़्यादा ज़मीन दी जा रही है उनको। तो ये एक कमर्शियल एक प्रकार से एक एग्रीमेंट है, इसमें कोई किसी प्रकार के भावनात्मक मुद्दे को कुछ लोग बना रहे हैं, वो उचित नहीं है। और मैंने तो पंजाब के लोगों को भी कहा कि उनकी भी अगर कोई आवश्यकता है ऐसा अरेंजमेंट वो भी कर सकते हैं। कोई चंडीगढ़ में उनको ज़मीन कहीं और चाहिए, बदले में वो मोहाली में अथवा एडजॉइनिंग पंजाब में कहीं भी ज़मीन दे करके बदल करना, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये सारे सिस्टम समय समय पर पहले भी हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। विधानसभा तो हम बना रहे हैं,
और उसका ये एतराज़ कर रहे हैं। जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, इनको जो पिछले एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको पहले पढ़ना चाहिए। उन एग्रीमेंट्स में क्लियर लिखा हुआ है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो हरियाणा को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। एसवाईएल का पानी हमें मिलेगा, जब तक नहीं मिलता तब तक जितना चंडीगढ़ पर पंजाब का अधिकार है उतना ही हमारा भी अधिकार है। उनका ये भी कहना है कि हम चंडीगढ़ में से 1 इंच हिस्सा भी हरियाणा को नहीं देंगे, पूरा हिस्सा पंजाब का है। नहीं, उनका कोई अधिकार नहीं है। चंडीगढ़ यूटी है। चंडीगढ़ इज़ नॉट पार्ट ऑफ पंजाब स्टेट। वो इस तरह की बात कह नहीं सकते हैं। और यूटी के अंदर जितने कर्मचारी अधिकारी भी लगे हुए हैं वो 60-40 की रेशो से लगे हुए हैं। उसमें हरियाणा के भी होते हैं, पंजाब के भी होते हैं। उनको सारा मालूम नहीं है, तो ये सारी उनको जानकारी लेनी चाहिए कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है आज की तारीख में। वो आपकी नहीं है। आपकी तभी हो सकती है जब आप हिंदी भाषी क्षेत्र और एसवाईएल का पानी हरियाणा को दोगे। हमारा स्टैंड शुरू से है कि भाई हमारे 3 झगड़े हैं। एक है पानी का, दूसरा है टेरिटरी का, जो संत लोंगवाल राजीव गांधी का फैसला हुआ था, और तीसरा है राजधानी का। तो तीसरा नंबर हमारा, पहले पानी का हिस्सा दो हमारे को, और फिर ये दो। और जहाँ तक विधानसभा में कह रहे डिलिमिटेशन की वजह से सीटें बढ़ जाएंगी, छोटा रह जाएगा, तो पंजाब का भी बढ़ेगा, पंजाब का भी छोटा रहेगा। तो अगर ऐसा ही है तो पंजाब जाके बाहर बना ले अपना, यहाँ से और बना ले। ये पंजाब वाला हम ले लेंगे, वो हमारा है। तो आपने सुनी हरियाणा की बात, चंडीगढ़ के मसले पर क्या चली हुई है और विधानसभा के मसले पर। अब पंजाब के सियासतदान इस मसले पर क्या कह रहे हैं, क्या प्रतिक्रम आ रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। करने देने पे जो करना पिया सी करांगे। चंडीगढ़ साडा है, चंडीगढ़ पंजाब दा है, चंडीगढ़ उपर सिर्फ पंजाब दा हक है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। शरेआम कल्ला पंजाब है सूबा की पंजाब दी, साडे पंजाब दी, साडे पंजाबियां दी ये गलती है कि असी पंजाबियां ने सैक्रीफाइस कीते ने साडे देश दी खातर। कि पंजाब दी यह गलती है कि पंजाबियां ने देश ਦਾ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾ ਕੇ 2 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ MSP ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਖੜਦੇ ਨੇ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਆ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕੋਲ, ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, इंसाफ की गल करांगे। चंडीगढ़ दे विच बिल्कुल भी हरियाणे की विधान सभा नहीं बननी चाहिए। 10 एकड़ दे विच तुसी जे 12 एकड़ पंचकुला च दे रहे हो तो पंचकुला च ही बना दो विधान सभा। सो यह जिहड़ी गल उत्ते है पंजाब सरकार वालों, CM साहब वालों राजपाल जी नूं खत भी लिखा गया, वो मिलन भी जा रहे ने, ते असी इस चीज़ की निंदा करते हैं। पंजाबी असी निंदा करते हैं, पंजाब के लोग, पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख मंत्री इस गल की सख्त रूप दे विच निंदा करते हैं। तो असी इस गल नूं बर्दाश्त नहीं करांगे कि किसी भी सरकार ने, ना सूबे दियां सरकारां ने, ना केंद्र दियां सरकारां ने 58 सालां दे विच 1966 दे विच होए समझौते उत्ते गौर नहीं कीती कि चंडीगढ़ पंजाब दा है। तो आपने सुना कि प्रोफेसर साहब ने क्या कुछ कहा। अब इस मसले का हल सबको इंतजार है। केंद्र ने जमीन की बात कही है, सहयोग भी करेगा, और सरकार है तो विधानसभा के मसलों की बात भी होगी, और विधानसभा के मसले ही संसद तक पहुंचते हैं। लेकिन इस मसले का हल क्या होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।